नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, पीपीटी अपना चल रहा है। ये मॉडल पेपर है, अंतिम समय आपके पास बचा हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से बिना बुझा चुना है कौन सा है? बताओ भाई, क्या आंसर होगा इसका? बिना बुझा हुआ चुना। एक तो होगा बुझा हुआ चुना और दूसरा बिना बुझा हुआ चुना। तो इसका क्या आंसर करोगे आप? बिना बुझा हुआ चुना आपसे पूछा जा रहा है। चुना कब बुझता है? जब उसमें पानी डालते हैं। तो इसमें जिसमें पानी है वो तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें पानी है, ये वाला नहीं होगा। यहां लिखा है ना बिना बुझा हुआ चुना। चुना कब बुझेगा? जब उसमें पानी डाला जाएगा। तो इसमें पानी है, ये कैंसिल हो गया। इसमें भी दिख रहा है H2O, ये भी कैंसिल हो गया। दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। ये है आपके कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या दिख रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये दिख रहा होगा आपको, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? संगमरमर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संगमरमर। ये संगमरमर कहलाता है। इसके अलावा क्या कहलाएगा ये? संगमरमर। चुना पत्थर कहते हैं इसको। चुना पत्थर, चोक, ये खड़िया। इसको खड़िया भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? खड़िया। इसको चुना पत्थर भी कहा जाता है। ये लीजिएगा। अंडे का जो कवच होता है वो इसी का बनता है। अंडे का कवच किसका बनता है? बाहर वाला। ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो ये सारे के सारे देख लेना आप। संगमरमर जो भी है, चुना पत्थर, खड़िया, अंडे का बाहर वाला कवच, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनाए जाते हैं। चोक भी इसी की बनती है। किसकी? चोक जो होती है वो भी इसी की बनाई जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है, वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये आपके कहलाएगा, क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चुना है और इसमें ही जब आप पानी डाल दोगे तो ये बुझा हुआ चुना बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चुना। तो ये भी आप नोट कर लें, ये बुझा हुआ चुना है। कौन सा है? बुझा हुआ चुना है। बुझा हुआ चुना ये रहेगा CaOH2। CaOH2 ये बुझा हुआ चुना हो गया और ये वाला है बिना बुझा हुआ चुना। कर लोगे? निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? बताओ भाई। प्राकृतिक सूचक आपसे पूछा जा रहा है। सूचक दो प्रकार के होंगे, एक तो प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। अब बताओ कृत्रिम सूचक क्या होता है? अरे कृत्रिम सूचक किसको कहते हैं? मानव द्वारा निर्मित। जैसे कृत्रिम सूचक के एग्जाम्पल बताओ क्या होने वाले हैं? एक तो होता है मैथिल ऑरेंज। क्या होता है? मैथिल ऑरेंज। और दूसरा क्या होता है? फिनोल्फथैलीन। नोट कर लें आप, फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन ये होगा दूसरा। मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन ये कृत्रिम सूचक कहलाएंगे। हल्दी, लिटमस, ये आपके लाल पत्ता गोभी, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा गुड़हल भी होता है। क्या होता है? गुड़हल। नोट कर लें आप, हल्दी, लिटमस, लाल पत्ता गोभी और ये सारे के सारे हो गए प्राकृतिक सूचक। क्या हुआ राकेश? करो इसका आंसर आगे वाले का। क्या होगा भाई श्याम? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का, जठर रस का पीएच मान आपसे पूछा गया है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 10 किसका होता है? मोम का होता है। 10 पीएच मान किसका है? मोम का है। मोम का मतलब हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या है ये? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, इसको किस नाम से जानते हो आप? मोम का फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो ये बनेगा आपके MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। ये एक एंटासिड औषधि है। ये क्या है? एंटासिड औषधि है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? पेट की अम्लता को उदासीन करने में किया जाता है। तो ये वाला नहीं होगा। लगभग 7। ये किसका होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है जी। ये शुद्ध जल का पीएच मान होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 या 7.07 होता है। लगभग 10 किसका होता है? बताओ भाई।
ये क्या होगा, और 1.2 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, जठर रस का पीएच मान 1.2 होगा। कर लोगे, नेक्स्ट करो आंसर फटाफट, क्या आंसर रहेगा इसका। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, हैं? क्या होगा इसका आंसर। एक तो बेकिंग सोडा, ये खाने का सोडा होता है। ये क्या होता है, खाने का सोडा, खाने का सोडा होता है ये। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, NaHCO3, NaHCO3। सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम सोडियम, Na सोडियम ही होता है, सोडियम। H को हम बाई लिखते हैं, चाहे आप बाई लिख दो चाहे हाइड्रोजन लिख दो, एक ही बात है। और ये कार्बोनेट, अब आपको पता है 3 में तो 8 की मात्रा आती है, तो ये बन गए आपके कार्बोनेट। चाहे आप इसकी जगह हाइड्रोजन लिख दो, चाहे आप इसकी जगह हाइड्रोजन लिख दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी सही है। तो बेकिंग सोडा तो आपको पता है, बेकिंग सोडे का उपयोग कहां किया जाता है, खाने में। कचौड़ी पकौड़ी को फुलाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये वाला नहीं होगा। जल की स्थायी कठोरता पूछी जा रही है, ये वाला नहीं होगा। विरंजक चूर्ण क्या आप जानते हैं, विरंजक चूर्ण क्या होता है, क्या होगा इसका फॉर्मूला, CaOCl2। क्या पढ़ेंगे इसको, बोलो भाई क्या पढ़ेंगे इसको, कैल्शियम, ये कैल्शियम हो गया, ये फिर हो गया आपके ऑक्सी। अब देखो यहां 2 दिख रहा है ना, तो आइड की मात्रा आएगी, 2 दिख रहा है तो किसकी मात्रा आएगी, आइड की। तो हम पढ़ेंगे इसको क्लोराइड, क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। बन गया भाई, 2 दिखे तो आइड की मात्रा आएगी, 3 दिखे तो 8 की मात्रा आएगी। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये किसका फॉर्मूला होता है, विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग कहां करते हैं, बताओ फटाफट, क्या इसका उपयोग कहां है, जल की शुद्धता में इसका किया जाता है उपयोग, जल के शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है विरंजक चूर्ण को। विरंजक चूर्ण को यदि वायु में खुला छोड़े तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस। हाँ दिख रहा है क्या, अरे इसमें क्लोरीन ही गैस है, ये रहा Cl2 है ना, इसको वायु में खुला छोड़ने पर। धावन सोडा, धावन सोडे का फॉर्मूला क्या होगा, हरियाणा क्या होगा धावन सोडे का, Na2CO3। अब धावन का मतलब धोने वाला है, धावन का मतलब क्या होता है, धोने वाला। इसका मतलब इसमें जल तो आएगा ही आएगा, और जल के कितने अणु आएंगे, 10। तो ये धावन सोडा है, और इसका उपयोग कहां किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। कर लोगे, करो फिर इसका आंसर। निम्न में से कौन सी क्रियाशील धातु है, अच्छा क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है वो नोट करें आप, ज्यादा क्रियाशील कौन सी है। एक तो ध्यान में रखिएगा क्रियाशील कौन सी है, एक आपसे पूछ सकते हैं मध्यम क्रियाशील कौन सी है, मध्यम क्रियाशील ये कौन सी है, ये ज्यादा क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है ना। अच्छा एक ध्यान में रखिएगा कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील, बताओ कौन कौन सी है, इसके आंसर कर दो। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पूछा जाए तो कौन सी होगी, सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी होती है, एक तो होता है पोटेशियम, ठीक है, इसको K के द्वारा लिखा जाएगा सिंबल इसका, और दूसरा होगा आपके सोडियम, क्या होगा, सोडियम, जिसको Na नाइट्रियम, जिसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये क्रियाशील धातुएं हैं। अब इसमें से देख लो कौन सा आ रहा है आपके, सोडियम आ रहा है ना, तो यही आंसर बन गया इसका। इसका क्या आंसर होगा, सोडियम होगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है निम्न में से, ठीक है। मध्यम क्रियाशील धातुएं कौन सी होती है, जिंक और हाइड्रोजन। कौन सी है, जिंक और हाइड्रोजन, नोट कर लें आप। एक तो जिंक होती है मध्यम क्रियाशील, और एक और कौन सी है, एक हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है जी। और कम क्रियाशील पूछा जाए, सबसे कम क्रियाशील की बात करें तो सोना होगा, क्या होगा, सोना। सोना और चांदी ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं। क्लियर हो गई बातें। निम्न में से कौन सी क्रियाशील धातु होगी, तो सोडियम हो गई। अच्छा जिंक क्या है, जिंक तो बीच वाली रहेगी, यानी मध्यम क्रियाशील होगा। गोल्ड ये दिख रहा है ना, ये आपको, ये सबसे कम क्रियाशील है। ये क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। ये वाली मध्यम क्रियाशील है, ये वाली भी मध्यम क्रियाशील है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है,
सोडियम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला बताओ, क्या रहेगा? सोडियम बिल्कुल ठीक आंसर है, ये रहेगा इसका आंसर। सोडियम को कहां? मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट करो भाई, इसका आंसर क्या होगा? मरकरी का प्रमुख अयस्क है, कौन सा रहेगा इसमें से? मरकरी Hg, जिसको हम कहते हैं पारा, क्या कहते हैं इसको? पारा। चेक कर लो भाई कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। मरकरी का अयस्क कौन सा है, बताओ क्या आंसर होगा इसका? मरकरी का पूछा जा रहा है राकेश, क्या आंसर होने वाला है मरकरी का अयस्क? यदि आपने ऑप्शन काटने सीख लिए तो आंसर आ जाएगा अपने आप। एमेटाइट किसका होता है? लोहे का। ये लोहे का अयस्क है। एमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सारे के सारे किसके होते हैं? लोहे के हैं। तो ये वाला कैंसिल कर दो, ठीक है। बॉक्साइट किसका होता है? बॉक्साइट भी नहीं होगा इसका। बॉक्साइट किसका होता है? ये होता है आपके एल्यूमिनियम का। किसका होता है जी? एल्यूमिनियम। तो ये लो, ये भी कैंसिल हो गया, ये वाला भी आंसर नहीं बनेगा, दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। एक और आंसर, अच्छा इसमें से बताओ अब कौन सा रहेगा? तुक्के भी लगाओ तो दो ऑप्शन काट के लगाओ। गैलेना बताओ किसका है? गैलेना भी होता है। सीसा, सीसा, सीसा सुना है ना? पीबी है, लेड। और ये हो गया सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? इसका Hg। मरकरी का प्रमुख अयस्क जो होता है वो क्या होता है? सिनेबार होता है। कर लोगे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार आया हुआ सवाल है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये रहेगा आपके मरकरी का। किसका रहेगा? जिनको खोद कर निकाला जाता है। नेक्स्ट, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने हेतु जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका क्या आंसर करें? लोहे व इस्पात को जंग से बचाने हेतु जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाएगी? क्या होगा जी इसका आंसर? अरे लोहा, लोहे को सुरक्षित रखना है आपको, तो लोहे पर किसकी परत चढ़ाते हैं जिसके कारण उसको सुरक्षित रखा जा सकता है? बताओ भाई क्या होगा? यस्द लेपन, अमलगम, एनोडीकरण या फिर भर्जन? बताओ। एक होता है निस्तापन और दूसरा होता है भर्जन। आप ध्यान में रखिएगा, एक निस्तापन है और दूसरा क्या है? भर्जन है। निस्तापन में क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है। किसको किया जाता है? कार्बोनेट अयस्क को। ध्यान में रखिएगा, कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो इसमें आएगा कार्बोनेट अयस्क। निस्तापन का मतलब है कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करना। तो ये आपके निस्तापन होता है। भर्जन क्या होता है? भर्जन, भर्जन होता है सल्फाइड अयस्क को। किसको? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करना, तो ये कहलाएगा भर्जन। तो भर्जन का काम खत्म, ये वाला ऑप्शन नहीं है। भर्जन में ध्यान में रखिएगा सल्फाइड अयस्क होगा और कार्बोनेट अयस्क होगा आपके निस्तापन में, ये दोनों ध्यान में रखिएगा। अमलगम क्या होता है? पारा होता है। हाँ यस, ये पारा है। पारद जानते हो ना? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या होती है? और कोई धातु अमल है तो उसी को बोला जाता है अमलगम, द्रव अवस्था वाली। तो ये नहीं होगा, ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब दो ऑप्शन आपके सामने, कर दो आंसर। क्या करूं? एक तो है यस्द लेपन और दूसरा है एनोडीकरण। इनमें से क्या करोगे? क्या करें बताओ? एनोडीकरण में क्या होता है? एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाई जाती है। तो ये वाला भी कैंसिल है। यस्द लेपन बिल्कुल ठीक आंसर होगा। यस्द लेपन को ही हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वेनाइजेशन ये कहलाता है, ध्यान में आप रखिएगा। इसी को कहा जाता है यस्द लेपन। लोहे व इस्पात को जंग से बताने के लिए पतली परत चढ़ाई जाती है जिंक की, उसको बोला जाता है यस्द लेपन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपके सीधा सीधा पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कर लेना भाई। बर्जन में आपको बता दिया गया, बर्जन में सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है, निस्तापन में आपके किसमें कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है, और एनोडीकरण में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाना। और जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, यस्द लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट करो, इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत आसान सा सवाल है। हाँ, क्या आंसर होगा भाई, रवि क्या आंसर होगा, रवि, रविंद्र, इसका क्या आंसर करें। प्रोपाइन, प्रोपाइन किस श्रेणी का यौगिक है। राकेश क्या आंसर होगा इसका। ये तो बहुत आसान सा है, इसको पढ़ो आसानी से आंसर आ जाएगा। बताओ भाई क्या आंसर करें। श्रेणियां 3 ध्यान में रखनी है, एक तो एल्केन वाली, दूसरी कौन सी है, दूसरी बोलो, एल्कीन है, और तीसरी कौन सी है, एल्काइन। यदि इनके फॉर्मूले आपसे पूछा जाए तो CnH2n और +2 करने, इसमें यहां +2 करते हो तो यहां -2 कर देना बस। ठीक है, एल्काइन में क्या करोगे, CnH2n और -2, जब यहां +2 कर रहे हैं तो यहां -2 करना है, और इसमें बीच वाले में दोनों ही नहीं करने, इसका मतलब ये बनेगा CnH2n, ये एल्कीन हो गया। ये तो इनके सूत्र होते हैं, सामान्य सूत्र होते हैं, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ये एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, और ये एल्काइन श्रेणी का सामान्य फॉर्मूला रहेगा। प्रोपाइन किस श्रेणी का यौगिक है ये पूछा गया है। श्रेणियां आपके सामने 3 है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और कीटोन। अब ये कीटोन तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन जो होता है उसमें किसकी मात्रा आती है, आप सबको पता है, ऑन की। किसकी आती है, ऑन की मात्रा आती है। जैसे मैं एक लिखूं प्रोपेनॉन, क्या लिखूं, प्रोपेनॉन। अब जब इसको पढ़ेंगे प्रोपेनोन तो ऑन की मात्रा आ रही है ना, तो ये कीटोन बन जाएगा, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब आगे देखो, एल्केन में एन की मात्रा बन रही है, किसकी मात्रा बन रही है, बताओ भाई किसकी मात्रा बन रही है, एन की मात्रा बन रही है। तो क्या इसमें प्रोपाइन में एन की मात्रा आ रही है, नहीं आ रही है। किसकी मात्रा पढ़ रहे हैं आप, आइन की। प्रोपाइन आइन बन रहा है इसमें, अरे इसमें क्या बन रहा है, आइन बन रहा है। जब नहीं भी आ रहा है तो ऐसे मात्रा आप पहचान लेना, इसमें पढ़ा जा रहा है प्रोपाइन। ठीक है, अब बताओ इसमें किस में आ रहा है आइन, इसमें एन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इन, और इसमें क्या आ रहा है, आइन। अब बताओ क्या आंसर जाएगा, एल्काइन। कर लोगे। और यदि इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में यदि आप सिंगल बॉन्ड देखेंगे, एकल बंध देखेंगे, तो वो कौन सा होगा, एल्केन। कार्बन और कार्बन के बीच में यदि आपको 2 बंध दिख जाए तो एल्कीन करना है, और कार्बन और कार्बन के बीच में यदि आपको 3 बंध दिख जाए तो फिर एल्काइन करना है। जैसे मैं एक आपके सामने रखता हूं, आप मुझे बताना जरा ये किस श्रेणी का यौगिक है। अब जिसको भी नहीं पता वो आसानी से पता कर लेना कि यहां 2 बंध दिख रहे हैं आपको, कितने बंध है, 2, और 2 वाला किस में आता है, एल्कीन। अब ये एल्कीन बन गया। एक और देख के इसका आंसर करके बताओ ये किस श्रेणी में आने वाला है, फटाफट बताओ। ये एल्काइन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 बंध जो आपको दिख रहे हैं। एक और बताना भाई, एक और बता देना मुझे जरा, ये बताओ कि ये किस श्रेणी में आने वाला है, ये किस में आएगा, ये आने वाला है आपके एल्केन में। कर लोगे। ये सामान्य जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। लो जी, ये रहा अगला प्रश्न। रक्तदाब को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, रक्तदाब को। रक्तदाब का मतलब हो गया बीपी। अरे ये क्या है आपके, बीपी है, ब्लड प्रेशर है।
ठीक है, हाँ ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? ब्लड प्रेशर कब बढ़ जाता है? अच्छा ठीक है, स्पाइग्नोमेनोमीटर, फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर और लेक्टोमीटर। बताओ क्या आंसर होगा? क्या राकेश? राकेश बताओ भाई, लेक्टोमीटर में दूध। अच्छा, इसमें दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर, ये आपके वायुमंडलीय अपेक्षित आर्द्रता, क्या होगा? ये आपके अपेक्षित आर्द्रता के लिए याद रखिएगा। एक तो हाइग्रोमीटर है और एक ये होता है हाइड्रोमीटर। यदि ड्रोमीटर दिख रहा है ड्रो, तो जल की शुद्धता होगी। क्या होगी? जल की शुद्धता होगी। ठीक है जी। और ग्रो दिख जाए, ग्रो वाला, ये देखो यहां ग्रो दिख रहा है, ये होगी आपके अपेक्षित आर्द्रता वायुमंडल की। ठीक है। फेदोमीटर, ये समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होने वाला, ये 3 कैंसिल हो गए। स्पाइग्नोमेनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर को मापता है, रक्त दाब को मापने वाला उपकरण है। और मानव शरीर का सामान्य रक्त दाब होता है कितना है? मानव शरीर का यदि आपसे रक्त दाब पूछा जाए तो ये होगा 120 80 एच। कर लोगे? है बड़े आसान जी। नेक्स्ट करो आंसर। सवाल आपके सामने सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से। ये ऐसे पूछा जा रहा है, क्या पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ये है आपके पैनक्रियाज, अग्नाशय है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, क्या ये सही है? ऊपर क्या पूछा गया है? नहीं है। ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी गलतियां हो जाती है, यहां नहीं दे रखा है नहीं। एड्रिनलिन, क्या इससे एड्रिनल हार्मोन रिलीज होता है? ये वाला सही है या गलत है? और एक आपके सामने दिख रहा है थाइमस, इससे थाइरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, क्या ये वाला सही है? लेकिन प्रश्न क्या है, यहां नहीं पूछा जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, नहीं पूछा गया है। इंसुलिन ये पेनक्रियाज से होता है, बिल्कुल होता है। एड्रिनलिन एड्रिनल से होता है, एक साफ साफ दिख रहा है आपको। थाइमस, ये थाइरोक्सिन नहीं है, ये थायराइड ग्रंथि से रिलीज होगा। ये कहां से होता है? ये थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है, तो ध्यान में रखिएगा। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन स्त्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि से कौन सा होता है? थाइमोसिन स्त्रावित होता है जी। और ये थाइमस ग्रंथि कहां होती है? ये वही होती है वक्ष भाग वाली। कहां होती है? वक्ष भाग में। कर लोगे? फेफड़ों के बीच में पाई जाती है ये। तो ये वाला नहीं था, ये वाला सही था। यहां नहीं पूछा गया था तो ये वाला सही था, ये वाला भी था, ये वाला भी था। लेकिन थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्त्रावित होना चाहिए, लेकिन यहां क्या लिख रखा है? थाइरोक्सिन। और थाइरोक्सिन कहां से स्त्रावित होता है? ये थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। तो ये वाला बिल्कुल गलत था, ये वाला ऑप्शन आपके सही आंसर माना जाएगा। कर लेना। नेक्स्ट बताओ, इसका क्या आंसर रहेगा? प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है, एक तस्त्री नुमा संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, इसका क्या आंसर होगा? क्या करें बताओ इसका आंसर? एक तस्त्री नुमा संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। अच्छा, आप इस पे नहीं जाएं। अब ये किसी को नहीं पता तस्त्री नुमा का मतलब क्या है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो ध्यान में, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्या होगा इसका आंसर? हाँ रविंद्र, क्या करें बताओ इसका आंसर? बताओ भाई क्या आंसर होगा? प्लासेंटा, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और वेजाइना। श्याम क्या होगा आंसर? अरे वाह, वेजाइना इसको योनि बोला जाता है, इसका कोई संबंध नहीं है पोषण प्रदान करने से। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है।
क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास नहीं पूछा जा रहा है, यहां पूछा जा रहा है भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है। यहां तो जो भ्रूण होता है वो विकसित होता है, लगभग 270 दिन की अवधि के बाद में जन्म लेता है। और जन्म कहां से लेता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका ये वाली जो होती है, ये आपके यहाँ क्या होता है? निषेचन होता है। यहाँ क्या होता है? निषेचन। यहाँ होता है भ्रूण का निषेचन। क्या होता है भैया? भ्रूण का निषेचन होता है। तो ये वाला भी नहीं है। आप सभी के सही जवाब आ रहे थे। प्लेसेंटा बिल्कुल सही आंसर है। इसको क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा को क्या कहते हैं? बताओ भाई, क्या कहते हैं इसको? प्लेसेंटा। इसको आंवल कहा जाता है। क्या कहते हैं? और इसको बोला जाता है अपरा। और क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है इसको? इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, इसको जहर भी कहा जाता है। कर लोगे? तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना कौन सी है? प्लासेंटा है। ये भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली एक नली होती है। क्या होती है? अपरा। अरे अपरा क्या है? भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली क्या है? जोड़ने वाली संरचना है। और कैसी संरचना है ये? नालवत है जी, नालवत संरचना है। ये ध्यान में रखिएगा। भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली नालवत संरचना को ही हम क्या कहते हैं? इसी को बोला जाता है अपरा, प्लासेंटा, जेर, जो भी आप नाम लेना चाहिए वो सारे सही है। तो आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा बिल्कुल सही है जी। लो करो आंसर। क्या राकेश, क्या आंसर करें? बताओ इसका। क्या करना है जी आंसर? गर्भाशय को गर्भ धारण को रोकने की युक्तियां कौन सी है? गर्भ धारण को रोकने की युक्तियां आपसे पूछी गई है। बताओ क्या आंसर होगा? क्या करें इसका आंसर? कॉपर टी। एक तो कॉपर टी लिखा गया है, इसको लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप। लूप या पास कहते हैं ना। इसका आकार अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होता है इसके लिए। और ये कॉपर की बनती है। कॉपर जो होता है तांबा, तांबा, तांबा की बनती है, तो इसलिए इसका नाम कॉपर टी है। तो ये सही वाली, ये सही है। ये वाला क्या है? सही है। रोकने की युक्तियां आपसे पूछी जा रही है, तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है। कंडोम, ये वाला भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा सहेली, ये भी गोलियां होती है, ये भी सही है। तो ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। इसका मतलब ये वाला सही आंसर होगा। सारी की सारी जो युक्तियां दिख रही है ये गर्भ धारण को रोकने में सहायक है। नेक्स्ट पढ़ो और करो आंसर। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम नहीं है। नियम नहीं है पूछा गया है, इसका मतलब मेंडल के कौन कौन से नियम है ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से नियम है? मेंडल के कितने नियम थे? मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम थे मेंडल के? 3 नियम। और 3 कौन कौन से थी जी? एक तो था प्रभाविता का नियम था पहला, ये पहला है, ये भी ध्यान में रखना है, ये प्रथम नियम है। दूसरा कौन सा है? दूसरा था आपके पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और इसको कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं इसको? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम एक ही बात है। तो ये दूसरा नियम था, ये दूसरा है। और तीसरा नियम था आपके मेंडल का, वो था आपके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब बताओ क्या आंसर होगा? ये वाला था मेंडल का नियम, ये वाला भी था, ये वाला भी था, लेकिन ये वाला नहीं था। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? बताओ ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? लिख लें आप जिनको नहीं पता। ऊर्जा को न तो, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को न तो उत्पादित किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक दूसरे के रूप में आप
बदल सकते हैं। ये ऊर्जा स्थान और संरक्षण का नियम होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में सही कथन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में सही कथन कौन सा है? बताओ भाई, क्या आंसर होगा? पढ़ो और आंसर करो। पहला ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या ये बात सही है? कोण आई बराबर कोण आर होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। ये बात तो सही है, सही कथन पूछा गया है, ये वाली सत्य बात है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह होते हैं। क्या ये बात सही है? आपने देखा होगा, आपने ये देखा होगा, ये वाली स्ट्रक्चर देखी होगी। ये था अभिलंब, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और आप देख रहे हैं ये तीनों कहां हैं? एक ही जगह है। तो ये वाली बात भी क्या है? ये वाली बात भी सही है। और एक और लिखा गया है, परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ये भी बिल्कुल क्या है? ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन आपके सामने थे, ये सारे के सारे सही है परावर्तन के नियम के लिए। ठीक है भाई, कर लेना, देख लो आप, ये स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल, इसका आंसर हरियाणा को करने दो भाई। हरियाणा क्या आंसर होगा इसका? बताओ इसका क्या आंसर होने वाला है? प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी आपको ये निकालनी है, ज्ञात करनी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या आर आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ये एफ है, ये आर है। बताओ क्या आंसर होगा? जब भी किसी सवाल में आपको वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का नाम दिया जाता है तो आप सबको ये मालूम होगा आर बराबर क्या होना चाहिए था? आर बराबर 2f होना चाहिए था। यदि याद नहीं है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी। अरे क्या होगा बताओ? ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की क्या होती है जी? फोकस दूरी की क्या होती है? 2n होता है, यानी 2 गुनी होती है। और इसके अलावा ध्यान में रखना, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये ध्यान में रखना, ये क्या होती है? आधी होती है। क्या आंसर होगा बताओ इसका? वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ रहे हैं ना, आर बराबर 2f होना चाहिए। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो आर बराबर बनेगा 2 गुणा एफ का मान कितना है? एफ का मान, अच्छा वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या तो इसमें दे रखी है। फोकस दूरी आपको निकालना है, ये वाला दे रखा है, ये वाला, ये 32 सेंटीमीटर है। तो 2 गुणा एफ हो जाएगा। तो यहां से क्या बनने वाला है? एफ बराबर क्या बनेगा? एफ बराबर क्या बनेगा? आर इक्वल टू, इसका मतलब 32/2। तो ये बन गया आपके 16। क्या आंसर आने वाला है? 16 सेंटीमीटर। क्या आएगा भैया? 16 सेंटीमीटर। कर लोगे? अरे फोकस दूरी पूछा जाए ना आपसे, फोकस दूरी तो आधी करनी है, और वक्रता त्रिज्या पूछा जाए तो डबल करनी है। यहां ये पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या ये होनी चाहिए थी आपके 64 सेंटीमीटर, लेकिन यहां फोकस दूरी पूछा गया है तो ये आधी हो जाएगी, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करो भाई, इसके आंसर क्या होंगे? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? बताओ क्या होगा? हैं राकेश, महेंद्र, क्या आंसर होंगे इनके? क्या करें भाई इसका आंसर? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? प्रकाश के कितने कलर होते हैं? VIV-GY-OR। विबग्योर याद है ना आपको? ये वाला याद है? ये रंगों का 7 समूह क्या कहलाता है?
रंगों का समूह क्या कहलाता है? रंगों का समूह कहलाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। और रंग किस पर निर्भर करते हैं? रंग निर्भर करते हैं तरंग दैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करते हैं? तरंग दैर्ध्य पर। यह भी ध्यान में रखना, रंग निर्भर करते हैं तरंग दैर्ध्य पर। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। लाल रंग जो होता है, लाल रंग का तो होता है ज्यादा, और बैंगनी रंग का क्या होता है? कम। विचलन कौन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का सबसे ज्यादा विचलन कौन होता है? सबसे कम किसका होता है? मध्यमान कलर कौन सा होता है? पीला। बीच वाला कलर होता है मध्यमान, जिसको हम पीला कलर कहते हैं। यहां पूछा जा रहा है प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहेंगे? यदि रंगों का समूह यदि आपसे पूछा जाता तो स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, लेकिन यहां पूछा जा रहा है वर्णों में विभाजन को क्या बोलेंगे? इसको पढ़ा जाएगा विक्षेपण। क्या कहेंगे इसको? विक्षेपण कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट करो आंसर। दीजिएगा, अपना आंसर करें। क्या रविंद्र? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटनाएं कौन सी नहीं है? वायुमंडलीय, हाँ महेंद्र, क्या आंसर होना चाहिए इसका? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटनाएं नहीं है। कौन सी नहीं है? अरे महेंद्र को आंसर करने दो। महेंद्र बताओ क्या आंसर होगा इसका? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटनाएं कौन सी नहीं है? बताओ कौन सी नहीं है? तारों का टिमटिमाना, टिंडल इफेक्ट, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, या सभी? ये वाली दोनों क्या है? प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं है ये वाली दोनों, लेकिन टिंडल इफेक्ट नहीं है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल प्रभाव नहीं पता क्या? टिंडल प्रभाव क्या होता है बताओ? नहीं? अरे नहीं पता, कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा दरवाजा, ये कमरा देखा होगा है? कमरा जो है इसके ऊपर होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको? या ऐसे नहीं पता तो जब आप सुबह उठते हो, बंद कमरा है, दरवाजे को खोलते हो तो सूर्य का जो प्रकाश है वो अंदर घुसता है, तो आपसे धूल के कण उड़ते हुए नजर आते हैं कमरे के अंदर। देखा है क्या? उसको बोला जाता है टिंडल प्रभाव। और ये किस पर आधारित है? तो ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। किस पर आधारित है? वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, प्रकीर्णन पर आधारित है। तो ये वाला नहीं है, ये अपवर्तन पे नहीं है। बाकी ये तारों का टिमटिमाना और पानी से भरी बाल्टी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये दोनों घटनाएं किसकी है? ये अपवर्तन की घटनाएं हैं। लेकिन यहां नहीं पूछा गया, नहीं वाला क्या आंसर होगा? टिंडल प्रभाव। कर लो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, इसका आंसर बताओ क्या होगा? अपनी रफ कॉपी में फटाफट आंसर करके बता दो क्या आंसर होगा इसका। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश पूछा गया आपसे। आवेश का मात्रक क्या होता है? दिख रहा है क्या? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या दिख रहा है आपको? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। कैसे निकालते हैं इसको? बताओ कैसे निकालेंगे? क्या आंसर आ रहा है? 250 आ रहा है। राकेश क्या आंसर आया? नहीं पता है क्या? आवेश निकालने के लिए आवेश की गणना कैसे करते हैं? Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर क्या होता है? अरे Q बराबर क्या होगा? IT। यदि आपसे यहां अलग अलग पूछा जाए तो I बराबर Q बटे T, ये देख लेना आप। यहां पूछा गया आवेश, यही पूछा गया है, तो Q बराबर होगा IT। तो मल्टीपल करना है आपको। Q बराबर क्या रहेगा? I का मान दिख रहा है क्या? 0.5 और गुणा में T का मान कितना है? कहां गया रे वो? ये रहा 10 मिनट। कर लो भाई, क्या आंसर आने वाला है इसका? क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट। क्या आंसर आ रहा है? अरे क्या आंसर आ रहा है? कर लो फटाफट।
300 आएगा, 400 आएगा, 350 आएगा या फिर 250 आएगा? गुणा करके बताओ। इसमें क्या सोच रहे हो इतना? हाँ, इसको चेंज भी करना होता है। क्या आंसर बनने वाला है इसका? 250 क्यू बराबर IT। ये फॉर्मूला काम में लेना है, कब लेना है? जब आपको विद्युत आवेश की गणना पूछी जाएगी। 19वां प्रश्न अभी कर लेंगे और अलग से, ठीक है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला का मतलब हो गया कौन किसको खाता है, ऐसी श्रृंखला बन रही है किसी में? बताओ भाई, कौन सी श्रृंखला बन रही है इसमें? आहार श्रृंखला। यानी एक दूसरे पे कौन निर्भर कर रहा है इसमें खाने के लिए? घास, गेहूं और आम। क्या इसका संबंध दिख रहा है आपको? अरे गेहूं, घास, ये आम, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, इसका तो कोई मेल नहीं है। बकरी, गाय, हाथी, ये वाला दिख रहा है क्या? क्या गाय हाथी को, बकरी को खाती है? हाथी गाय को खाते हैं क्या? नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है। मछली घास खाती है क्या? अरे मछली घास खाती है, बकरी मछली को खाती है, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो, बकरी किसको खाती है? घास। और मनुष्य किसको? मांसाहारी होता है मनुष्य। तो ये बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, घास, बकरी और मानव। देख लोगे, बन जाएगा ये आंसर। चलो और देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न है, बताओ भाई इसका आंसर बताओ क्या आंसर रहने वाला है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। अच्छा बताओ, एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था? चेचक के टिक्के की खोज की थी क्या? चेचक का टिक्का जी। अगला बताओ, जेम्स चैडविक, ये कौन था? न्यूट्रॉन के खोज करता। कौन था भैया? ये न्यूट्रॉन के खोज करता है। इलेक्ट्रॉन का कौन था? इलेक्ट्रॉन के खोज करता कौन है? जे थॉमसन। और एक और बच रहा है आपके, प्रोटॉन बच गया, इसके बताओ। गोल्डस्टीन या फिर क्या करोगे? रदरफोर्ड। तो डायनामाइट में ये वाला नहीं आने वाला, ये वाला भी नहीं आने। ये बताओ, ये दोनों में से एक होगा, दोनों में से एक होगा। सैमुअल कॉल्ट कौन था? रिवॉल्वर, रिवॉल्वर के आविष्कारक है ना, रिवॉल्वर। तो ये वाला भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कर लेना भाई, देख लेना कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।